Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video we will discuss about thyroid hormones. So let's start our topic. देखें थायराइड हार्मोन की सबसे पहले हम रेगुलेशन करेंगे. ओके देखें यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन में हाइपोथैलेमस ये रिलीज करता है थायराइड. हाइपोथैलेमस जो है एक मिनट हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये जाके एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर. किसके ऊपर? इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर. ओके अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो ये हाइपोथैलेमस है. ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है किसके ऊपर? एक्ट करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर. ये क्या है? इंटीरियर पिट्यूटरी. इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करेगा और इंटीरियर पिट्यूटरी आगे रिलीज करवाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जाएगा थायराइड के ऊपर और यहाँ पे थायराइड के ऊपर थायराइड फॉलिकल सेल्स होंगे और उनके ऊपर जाके एक्ट करेगा. उधर से होगा उनके ऊपर जाके एक्ट करके उनको एक्टिवेट करवाएगा और वो एक्टिवेट होने की जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो फिर वो क्या रिलीज करवाएंगे? वो रिलीज करवाएंगे T3 एंड T4. T3 एंड T4 की जो प्रोडक्शन करवाएंगे और इसको ब्लड के अंदर जो वो रिलीज करवा देंगे. ठीक है, तो ये देखें हमारे पास इसकी रेगुलेशन किस तरह होती है. सबसे पहले इसकी प्रोडक्शन किस तरह स्टार्ट होती है. देखें थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है. हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा. हाइपोथैलेमस इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करता है और ये रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है थायराइड के ऊपर. ठीक है, और थायराइड के ऊपर जाके एक्ट करके क्या रिलीज करवाएगा? T3 और T4. अब ये जो T3 T4 जाएंगे टिश्यू पे और टिश्यू पे जाके जो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो ये था हमारे पास इसकी जो होती है वो किस तरह ये रेगुलेट. अब इसकी देखें, अब ये तो था इसकी प्रोडक्शन जो है वो इस तरह हो रही है. ठीक है, एक्टिवेट किस तरह हो रहा है. अब देखें यहाँ पे देखें हमारे पास पहले इसको हम कर लें फिर उसके बाद हम इसका जो है ना वो प्रोडक्शन देखते हैं. देखें हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया. अब ये इंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड के ऊपर आ गया. थायराइड से जो था T3 T4 की प्रोडक्शन होगी. जब T3 T4 की प्रोडक्शन हो जाती है तो ये देते हैं फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और यहाँ से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आ रहा था और इसने इसके ऊपर आके एक्ट करना था इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर. तो ये क्या करेंगे? ये इसकी जो सेंसिटिविटी है ना, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की जो सेंसिटिविटी जो है इसको कर देंगे डिक्रीज. सेंसिटिविटी डिक्रीज कर देंगे. थायराइड रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होंगे वो अब इनके ऊपर जाके आके एक्ट नहीं करेगा. ठीक है, जब एक्ट नहीं करेगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी जो होगा वो अब एक्टिवेट नहीं होंगे उनके सेल और वो रिलीज नहीं करेंगे क्या? T3 T4. एक तो ये मैकेनिज्म. सेकंड क्या, ये जाते हैं डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसकी प्रोडक्शन को कम करवा देते तो देखें नेगेटिव फीडबैक में क्या है. एक तो इनका देखें नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे है और ये ठीक है. अब देखें ये फीडबैक किस तरह देते हैं. जब T3 T4 की प्रोडक्शन हो जाती है तो ये जाते हैं T3 T4 होते हैं वो इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको रेजिस्ट कर देते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के लिए. तो अब वो सेंसिटिव नहीं. ठीक है, अब वो जो होगा वो इंटीरियर पिट्यूटरी होगा उससे प्रोडक्शन एक्ट नहीं करेगा इसके ऊपर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. फिर क्या होगा? इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा? T3 T4 की प्रोडक्शन नहीं होगी. ठीक है, उसके अलावा ये जाते हैं हाइपोथैलेमस के ऊपर और हाइपोथैलेमस से जो है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को ही कम कर देते हैं. तो ये है इनका नेगेटिव फीडबैक. अगर T3 T4 की प्रोडक्शन कम है, T3 T4 कम है, T3 T4 कम है, T3 T4 कम है तो ये जो फीडबैक ये जा रहा है हमारे पास ये नहीं जाएगा इसके पास. ठीक है, ये इसके पास होगा फीडबैक नहीं जाएगा. जब फीडबैक इसको नहीं मिलेगा ये वाला तो ये इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है, जब उसका लेवल कम हो जाएगा तो पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू हमारा जो सिग्नल जाएंगे पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू ये क्या करवा देगा? ये इसकी जो इनसे जो है T3 T4 की प्रोडक्शन बढ़ा देगा और इधर से जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसकी प्रोडक्शन जो होगी वो बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये था इसका रेगुलेशन. अभी देखें यहाँ पे ये इसकी रेगुलेशन लिखी हुई है. तो पहले इसको करते हैं. थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है एक्ट करता है थायराइड पिट्यूटरी के ऊपर और उससे रिलीज करवाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये जाके एक्ट करता है फॉलिकल सेल के ऊपर और फॉलिकल सेल के जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर जाके एक्ट करेगा. कौन से रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है? थायराइड के जो रिसेप्टर होते हैं ना, जो थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर होते हैं उनके ऊपर. बाद औकात ये भी होता है कि जो होती है ना एंटीबॉडीज बन जाती है इनके अगेंस्ट जो यहाँ पे थायराइड जो फॉलिकल्स हैं ये देखें यहाँ पे जो रिसेप्टर लगे हुए हैं ना इनके उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है. जिस तरह की ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
हार्मोन है ना, वो इसी तरह की एंटीबॉडीज़ बन जाती है, वो एंटीबॉडीज़ के ऊपर आके एक्ट करती है और इसको एक्टिवेट करवा देती है। और वो किस कंडीशन में होती है, उसको वो हमारे पास होती है ग्रेव डिजीज़ में। तो ये जब ग्रेव डिजीज़ आएगा उसमें हम देखेंगे जब इसके ऊपर जाके एक्ट करेगी ये एंटीबॉडी, तो ये जो अगर IgG एंटीबॉडी होती है ये वाली, और ये जब एक्ट करेगी तो फिर अगर T3 T4 की जो प्रोडक्शन होगी बढ़ जाएगी। जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ये हम जब डिजीज़ आएगी तो उसमें हम डिटेल से करेंगे। ओके, तो इस तरह से होता है ये हमारे पास जो होता है ये इसकी वो प्रोडक्शन करवाता है। अब देखें नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, तो इंटीरियर पिट्यूट जो होता है जब ये इसकी प्रोडक्शन होती है तो ये जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, उसकी सेंसिटिविटी कम कर देता है टू थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर को रेजिस्ट कर देता है। उसकी रेजिस्टेंस होती है वो जो होती है वो जनरेट कर देता है किसके अगेंस्ट, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के अगेंस्ट। जब वो रेजिस्ट हो जाएंगे तो अब उसके ऊपर जाके एक्ट नहीं करेंगे, जब एक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर T3 T4 की जो भी प्रोडक्शन ही होगी। तो इसे हम कहते हैं ये सेंसिटिविटी को कम कर देता है। हाइपोथैलेमस के ऊपर जाता है और हाइपोथैलेमस के ऊपर जाके जो होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की जो सिक्रीशन है उसको ही कम कर देते हैं जब ये T3 T4 का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना। अभी देखें अभी हमारे पास इसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है T3 T4 की, तो वो आप देखें सिंपली यहाँ पर आपने इसको भी फिलहाल भूल जाना ये पॉइंट को। तो ये है ब्लड वेसल, ये क्या है, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर बना हुआ ना वो किस तरह बना हुआ है, ये है लिमिनल साइड। ठीक है, जो है फॉलिकल्स, जो फॉलिकल है ना, फॉलिकल का ये ल्यूमन है, उसके ऊपर ये लगे हुए हैं एपिथेलियल सेल। ये फॉलिकल के क्या है, एपिथेलियल सेल लगे हुए हैं, फॉलिकुलर जिसे हम सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके जो है सेल लगे हुए हैं, फॉलिकुलर सेल। ओके, ये सारे क्या लगे हुए हैं, फॉलिकुलर सेल लगे हुए हैं उसके। अब ये जो उन्होंने बनाया ये वाला, उन्होंने एक ये जो है ना उन्होंने एक स्ट्रक्चर इधर से निकाला ये वाला। ठीक है, इसको उन्होंने जो इसको एक्सप्लेन किया हुआ ये वाला। ठीक है, ये है इसके अंदर एक फॉलिकल सेल है ये वाला। ठीक है, और उसका ये ल्यूमन है आगे। ठीक है, तो ये इसको हम आगे स्टडी करते हैं। तो देखें ये है फॉलिकल सेल, ये क्या है, ये एक फॉलिकल सेल है ये वाला। ओके, और इसका आगे जो है ये क्या है, ये ल्यूमन है। ठीक है, ये क्या है, ल्यूमन, जो मैंने आपको ये सर्कल बनाया था ये ल्यूमन है। ओके, अब देखें यहाँ पे ब्लड वेसल है, तो अब जारी बात है थायराइड के अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो ब्लड वेसल के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, तो ये ब्लड वेसल है, एक ब्लड वेसल है। ब्लड के अंदर क्या होता है, आयोडाइड, आयोडाइड होता है। आयोडाइड होता है वो सेल के अंदर जाता है, जो थायराइड फॉलिकल जो सेल्स होते हैं उनके अंदर किस तरह एंट्री करता है, जो हमारे पास आयोडाइड होता है। तो आयोडाइड जाता है और सोडियम आयोडाइड काउंटर ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या होते हैं, सोडियम आयोडाइड काउंटर ट्रांसपोर्टर। ओके, सोडियम आयोडाइड काउंटर ट्रांसपोर्टर होते हैं, इनके थ्रू जाता है सेल के अंदर। ठीक है, और जो सोडियम होता है वो भी सेल के अंदर रहता है क्योंकि काउंटर ट्रांसपोर्टर ये वाला। ठीक है, सोडियम आयोडाइड काउंटर ट्रांसपोर्टर होते हैं। अब ये जो आयोडाइड है जब सेल के अंदर पहुंच जाता है, जब ये सेल के अंदर इसकी एंट्री हो जाती है, देखें ये जो है जब सेल के अंदर पहुंचता है, ये सेल के अंदर चला गया। अब जब सेल के अंदर पहुंच जाता है तो फिर क्या करता है, यहाँ से इसने जाना होता है ल्यूमिनल साइड की तरफ। इसने कहाँ जाना होता है, ल्यूमिनल की साइड की तरफ जाना होता है, और ये सेल से होता हुआ चला जाता है ल्यूमन के अंदर। ठीक है, जो फॉलिकल का ल्यूमन होता है उधर पहुंच जाता है। अब जब उधर पहुंचता है फॉलिकल के ल्यूमन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है। वो कौन सा एंजाइम होता है, थायराइड परऑक्सीडेज, ये वाला एंजाइम। ठीक है, थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करता है इसके ऊपर, और इसकी क्या करवा देता है, ये परऑक्सीडेज है, थायराइड परऑक्सीडेज। थायराइड परऑक्सीडेज एक्ट करेगा आयोडाइड के ऊपर, और आयोडाइड के ऊपर इसकी क्या करवा देगा, ऑक्सीजनेशन। क्या करवाएगा इसकी, सॉरी ऑक्सीडेशन करवा देगा, ऑक्सीडेशन, इधर क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवा देगा। इसकी ऑक्सीडेशन करवा के आयोडाइड को कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर, आयोडीन के अंदर। पहले क्या था, आयोडाइड था। जब ये इधर गया ल्यूमिनल साइड की तरफ तो इसके ऊपर एक एंजाइम ने एक्ट किया। वो कौन सा एंजाइम है, वो हमारे पास एंजाइम है थायराइड परऑक्सीडेज। अब ये जो थायराइड परऑक्सीडेज है इसने क्या करवाया, इसने ऑक्सीडेशन करवा दी। ऑक्सीडेशन करवा के आयोडाइड को आयोडीन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया, आयोडीन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। तो यहाँ तक आपने ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब देखिए ये पॉइंट हमारे पास हो गया। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होती है हमारे पास थायरोग्लोबुलिन होती है। ये एक प्रोटीन होती है सेल के अंदर, यहाँ पे इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ। ये एक प्रोटीन होती है सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, उससे हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। क्या प्रोटीन का नाम है, थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन के ऊपर क्या लगा हुआ है, थायरोग्लोबुलिन के ऊपर जो है ना टायरोसिन लगा होता है। थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन अमाइनो एसिड जो है ना, टायरोसिन के मॉलिक्यूल होते हैं वो लगे होते हैं, टायरोसिन लगा होता है, टायरोसिन लगा होता है। ये टायरोसिन लगे हुए, ये टायरोसिन लगे हुए, ये टायरोसिन लगे हुए, ये टायरोसिन लगे हुए इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्या लगा होता है, टायरोसिन लगे होते हैं किसके ऊपर, थायराइड ग्लोबुलिन जो होती है हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के ऊपर। अब ये जो होती है ना, ये जाती है सेल की, जो होती है ना सेल से निकल के जाती है ल्यूमन के अंदर। जब ल्यूमन में जाएगी तो यहाँ पे जब होगा ना, ये आयोडीन आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगे हुए हैं ये हमारे पास
टायरोसिन के मालिक्यूल लगे हुए, टायरोसिन के मालिक्यूल लगे हुए इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो आयोडीन है, अगर आयोडीन एक टायरोसिन का मालिक्यूल, फॉर एग्जांपल एक आयोडीन लगता है इसके ऊपर, इस एक मालिक्यूल लग गया इसके ऊपर, ठीक है, ओके। तो अभी आप देखें यहाँ पे जो है इन्होंने थोड़ी सी पिक्चर को जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया हुआ है, तो मैं आपको इधर जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखें मैं इसको खुद बना के अपना एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखें यहाँ पे होता क्या है कि ये हमारे पास, ये देखें ये है, यहाँ से ये चला जाता है, थायरोग्लोबुलिन जो होता है ये सेल के अंदर जाता है, इसके ऊपर प्रोटीन लगी हो, इसके ऊपर लगे होते हैं अमीनो एसिड टायरोसिन के जो मालिक्यूल लगे होते हैं, ठीक है, टायरोसिन। अब ये जब इधर जाता है तो यहाँ पे जब जाएगा, तो आपने अभी फिलहाल इसको भूल जाए, यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे टायरोसिन जो होती है ना, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है इसके मालिक्यूल लगे हुए टायरोसिन के, तो आयोडीन इनके साथ मिलेगा। जब ये आयोडीन इनके साथ मिलेगा तो एक स्टेप इधर एक और होता है, ठीक है, आयोडीन इनके साथ मिलेगा इधर, तो ये जो है ना यहाँ पे ये जो हमारे पास आयोडीन इनके साथ मिल जाएगा। तो ये अगर आयोडीन यहाँ पे देखें, आयोडीन का एक मालिक्यूल लगता है इसके ऊपर, तो उसे हम कहते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर इसके ऊपर होते हैं दो मालिक्यूल लग जाते हैं आयोडीन के दो मालिक्यूल लग जाते हैं इसके ऊपर, आयोडीन के दो मालिक्यूल, तो इसको हम कहते हैं मोनो आयोडो डाई आयोडो टायरोसिन। तो मैं इधर बनाता हूँ, ये है मेरे पास थायरोग्लोबुलिन है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये टायरोसिन लगे हुए हैं, ठीक है। अगर इनके ऊपर एक आयोडीन लगता है तो एक आयोडीन लगता है तो इन्हें हम कहते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर इनके ऊपर दो आयोडीन के मालिक जो होते हैं वो लगते हैं, दो आयोडीन लगते हैं, तो इसे हम कहते हैं डाई आयोडो टायरोसिन, ठीक है, डाई आयोडो टायरोसिन, ओके। अब ये इस तरह जो थायरोग्लोबुलिन होती है इसके ऊपर इस तरह आयोडीन आके अटैच हो जाता है, किसकी मदद से, टायरोसिन के ऊपर, ठीक है। जब इसके ऊपर आके अटैच हो जाएगा मोनो आयोडो टायरोसिन बन जाएगा, डाई आयोडो टायरोसिन बन जाएगा। अब जब ये बन जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो आयोडीन का इनके साथ मिलना है, थायरोग्लोबुलिन के ऊपर जो टायरोसिन है इसके साथ अटैच होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है, ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है, ओके, ऑर्गेनिफिकेशन। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिफिकेशन, ओके। अभी देखें जब ये ऑर्गेनिफिकेशन हो जाती है तो अब उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिफिकेशन होगी। अब यहाँ से ये जो होता है नेक्स्ट स्टेप चलता है, और नेक्स्ट यही, और इस एंजाइम, इसको कौन करवाता है, एंजाइम कौन सा इसमें हेल्प करता है, तो वो एंजाइम होता है जो ऑर्गेनिफिकेशन करवा रहा होता है, वो एंजाइम, वही एक ही एंजाइम आपने याद रखना है, वो कौन सा है, जिसने आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करवाया था ऑक्सीडेशन करवा के, थायराइड परऑक्सीडेज। कौन सा एंजाइम होता है, थायराइड पर ऑक्सीडेज, ठीक है। थायराइड पर ऑक्सीडेज होता है वो ऑर्गेनिफिकेशन करवा देता है, आयोडीन को इनके ऊपर जो होता है वो अटैच करवा देता है, किन के ऊपर, टायरोसिन मालिक्यूल के ऊपर। अगर दो अटैच होंगे तो उसे हम डाई आयोडो टायरोसिन कहते हैं, अगर एक मालिक्यूल अटैच होगा तो उसे हम मोनो आयोडो टायरोसिन कहते हैं, ओके। देन तो देखें यहाँ पे क्या हुई थी, आयोडाइड जो है सेल के अंदर आया है, आयोडाइड क्या है, सॉरी, ल्यूमन के अंदर आया है, ल्यूमन के अंदर आके इस आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हुआ है, और इसको किसने कन्वर्ट करवाया, हमारे पास ये थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम ने कन्वर्ट करवाया है। उसकी क्या करवा दी, ऑक्सीडेशन, क्या करवा दी थी, ऑक्सीडेशन, ओके, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ऑर्गेनिफिकेशन में क्या होता है, आयोडाइड जो होता है वो आयोडीन सॉरी होता है, वो यहाँ पे जो टायरोसिन मालिक्यूल होते हैं थायरोग्लोबुलिन के ऊपर, उनके ऊपर आके अटैच हो जाता है। वो अगर एक मालिक्यूल अटैच होगा उसे कहते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन होगा, अगर दो मालिक्यूल अटैच होंगे उसे कहते हैं डाई आयोडो टायरोसिन होगा, ओके। तो ये था हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है कपलिंग। तो कपलिंग किस तरह होती है, तो देखें यही थायराइड पर ऑक्सीडेज ऑर्गेनिफिकेशन करवा रहा है, यही ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ऑक्सीडेशन भी यही करवा रहा है, ऑर्गेनिफिकेशन भी यही करवा रहा है। अभी इस जो होता है कपलिंग भी यही करवाता है, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है ये कपलिंग भी यही करवाता है। तो देखें यहाँ पे कपलिंग किस तरह होती है, ये जो थायरोग्लोबुलिन के मालिक्यूल होते हैं ना, अगर ये देखें इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल एक थायरोग्लोबुलिन का एक मालिक्यूल है, इसके ऊपर ये टायरोसिन के मालिक्यूल अटैच है, इस तरह लगे, ठीक है, ये टायरोसिन के मालिक्यूल अटैच है, इनके ऊपर आगे लगी है आयोडीन लगी है, ठीक है। आयोडीन अगर तो एक मालिक्यूल लगता है तो उसे हम कहते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन लगते हैं, अगर दो लगते हैं उसे कहते हैं डाई आयोडो टायरोसिन, मोनो आयोडो टायरोसिन, डाई आयोडो टायरोसिन होता है, ठीक है, डाई आयोडो टायरोसिन। इस तरह इसके ऊपर हमारे पास जो जो ग्लोबुलिन होती है, हमारे पास थायरोग्लोबुलिन, इसके ऊपर टायरोसिन होती है, टायरोसिन के ऊपर हमारे पास आयोडीन आके अटैच हो जाता है, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। अब अगर ये जो MIT और DIT दोनों मिल जाएं, अब दोनों मिल के क्या बनवाएंगे, ये बनाएंगे T3, ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोडीन। MIT और DIT ये बनाएंगे T3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक और इधर लगा हो DIT, ठीक है, डाई आयोडो टायरोसिन, अगर दोनों ये मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे T4,
T3 T4 देखें, T3 और T4 ये होता है हमारे पास ट्राई आइडोथायरोनिन और ये होता है थायरोक्सिन। T4 को क्या कहते हैं? थायरोक्सिन। ओके, अब देखें ये किस तरह बन रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं कपलिंग। तो कपलिंग हो जाती है इनकी, इन दोनों इनकी कपलिंग होती है। जब इनकी कपलिंग होती है, MIT DIT मिलते हैं तो ट्राई आइडोथायरोसिन बनता है। अगर DIT मिलते हैं तो जो हमारे पास बनता है वो क्या बनता है? वो T4 बनता है, थायरोक्सिन बनता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं कपलिंग। इसे हम क्या कहते हैं? कपलिंग। अब ये होती है यहाँ पे हमारे पास कपलिंग हो गया, इसके ऊपर अब अभी होते हैं, इसके ऊपर ही अटैच है थायरोग्लोबुलिन के ऊपर। किसके ऊपर अटैच है? अभी ये T3 T4 किसके ऊपर अटैच है? थायरोग्लोबुलिन के ऊपर। अब ये जो थायरोग्लोबुलिन होती है ये चली जाती है सेल के अंदर दोबारा वापस। जब सेल किस प्रोसेस के जो होता है हमारे पास, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू? उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। उसे हम क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो होता है मैकेनिज्म, उसके थ्रू जाती है सेल के अंदर। अब सेल के अंदर एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है? प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम होता है, इनको डिटैच करवाता है। किसको डिटैच करवाता है? T4 को इधर से डिटैच करवाता है और ये भेज देता है ब्लड के अंदर। ये हमारे पास क्या थी? ब्लड वेसल। ये क्या है हमारे पास? ब्लड वेसल। ये वाली, ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल है। तो ये भेज देता है ब्लड वेसल के अंदर T3 T4 को किस में भेज देता है? ब्लड वेसल के अंदर। ओके, अब ये जो हमारे पास इसके ऊपर अब टायरोसिन के मॉलिक्यूल DIT MIT जो बने हुए थे, ये जो इसके ऊपर बाकी रह जाते हैं, वो क्या करते हैं? वही प्रोटीज इनको तोड़ता है और दोबारा जो होता है उनको रिसाइकल करता है। इधर से ये आयोडाइड जो होता है हमारे पास, आयोडाइड जो होती है, आयोडाइड इधर से आयोडाइड जो रिमूव हो जाता है, जो हमारे पास टायरोसिन होती है उससे, वो टायरोसिन होता है दोबारा जाकर किसके ऊपर जाके लग जाता है? इसके ऊपर, थायरोग्लोबुलिन के ऊपर, ठीक है। और इस तरह ये होता है, ये जो साइकिल है ये चलता है, इस तरह से ये जो है साइकिल ये चलता है। ओके, अब ये जो है हमारे पास, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी एक बार इसको दोबारा देखते हैं तो देखें, यहाँ से आयोडाइड जो होता है, आयोडाइड सेल के अंदर जाता है, आयोडीन में कन्वर्ट होता है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और कौन एंजाइम को होता है? थायराइड पेरोक्सीडेज। और इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? थायरोग्लोबुलिन के ऊपर लगे होते हैं टायरोसिन। टायरोसिन के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं ये आयोडीन के मॉलिक्यूल, MIT DIT बनते हैं, मोनो आयोडायरोसिन और डाइआयोडायरोसिन बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है। और ये इसको कौन करवाता है? हमारे पास एंजाइम होता है थायराइड पेरोक्सीडेज। देन उसके बाद इनकी कपलिंग होती है, जो MIT DIT मिलते हैं तो T3 बनता है, और अगर MIT DIT मिलते हैं तो T4 बनता है। और ये दोबारा जो थायरोग्लोबुलिन है दोबारा वापस आती है एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल में। और जब सेल में दोबारा वापस आएगी, इधर से जो होता है एंजाइम डिटैच करवा देता है T3 को, T4 को, और ये ब्लड में आ जाती है। और बाकी जो होता है हमारे पास आयोडाइड होता है, वो दोबारा आ जाता है, जो रिसाइकल होता है दोबारा ल्यूमन में आता है। और जो टायरोसिन होता है वो दोबारा इसके ऊपर लग के जो थायरोग्लोबुलिन होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, वो दोबारा फिर ल्यूमन में जाते हैं। और इस तरह जो होता है T3 T4 की जो है वो प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इस तरह ये साइकिल चलता है। ओके, तो ये था हमारे पास इसकी प्रोडक्शन। अभी देखें ये आ गया पेरिफेरल जो होता है ब्लड के अंदर आ गया, जो हमारे पास ब्लड वेसल में आ गया T3 T4। तो जो सर्कुलेशन में होता है ना T4 जो होता है, T4 जो होता है इसका लेवल जो होता है वो ये ज्यादा होता है, हमारे पास T3 होता है ये कम होता है। T4 जो होता है ये इनएक्टिव होता है, T3 होता है ये एक्टिव होता है। एक्टिव फॉर्म होती है हमारे पास T4 होती है इनएक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये टिश्यू में जाते हैं, और जो भी जिस टिश्यू के ऊपर जाके एक्ट करना होता है टिश्यू में जाते हैं, टिश्यू के पास एक एंजाइम होता है। वो कौन सा एंजाइम है? थायराइड पेरोक्सीडेज। कौन सा एंजाइम? थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम T4 के ऊपर एक्ट करता है, और T4 को जो है कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? T3 के अंदर इसको कर देता है कन्वर्ट। थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है वो जो होता है ना हमारे पास, सॉरी, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम नहीं, यहाँ पे एंजाइम होता है 5 प्राइम डीआयोडीनेज। आपने यहाँ पे करेक्ट कर लें, 5 प्राइम डीआयोडीनेज एंजाइम होता है, डीआयोडीनेज एंजाइम होता है। ये जो एंजाइम है ये कन्वर्ट करवाता है T4 को T3 के अंदर, अगर 5 हमारे पास होता है ना 5 प्राइम है, अगर हमारे पास 5 हो, 5 डीआयोडीनेज एंजाइम हो, जस्ट 5, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ तो आपने लिख लें 5 डीआयोडीनेज हो, 5 डी आयोडीनेज एंजाइम भी होता है। अगर वो एक्ट कर ले तो वो जो होता है T4 को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? T4 को रिवर्स T3 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो रिवर्स T3 होती है ये भी इनएक्टिव होती है, T4 भी इनएक्टिव होता है। तो एक्टिव फॉर्म हमारे पास कौन सी है? वो हमारे पास जस्ट T3 ही है जो एक्टिव फॉर्म है। वो कौन सी है? T3 ही है जो एक्टिव फॉर्म है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, अगर इसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर दे 5 डीआयोडीनेज तो वो इसको रिवर्स T3 में कन्वर्ट करवा देगा। बट अगर इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है 5 प्राइम डीआयोडीनेज, ठीक है, तो वो कन्वर्ट कर देता है T3 के अंदर। ओके, और ये T3 होती है एक्टिव फॉर्म होती है, ये जो होती है टिश्यू के ऊपर जाती है और अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। वो अभी अब इनके फंक्शन भी पढ़ते हैं। ओके।